हेलो बच्चों, वेलकम टू टीडीएस क्लासेस। कल हमने क्या क्या पढ़ा एक बार मैं रिकैप करा देती हूँ। कल हमने पढ़ा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण बनता कैसे है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण हमने पढ़ा। साथ ही अवतल दर्पण का फोकस और उत्तल दर्पण का फोकस किस प्रकार बनता है ये हमने जाना। उसके बाद उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है ये हमने जाना। साथ ही गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेखों की बनावट। उसके बाद हमने पढ़ा कि अवतल दर्पण के सामने अलग अलग दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ, कैसे और कब बनता है। और आज की इस वीडियो में हम अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे। उसके बाद उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, फिर उत्तल दर्पण का उपयोग, ये सब हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग कि अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है अवतल दर्पण का उपयोग। तो सबसे पहला अवतल दर्पण का उपयोग यह है कि लड़के लोग जो हेयर कटिंग करवाने या फिर दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा सा मिरर लगा होता है। वहाँ कौन सा दर्पण लगा होता है, मिरर यानी दर्पण। तो कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण। क्यों लगा होता है, तो देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह निकट रखी वस्तु का सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कल की वीडियो में मैं आपको पढ़ाई हूँ कि अवतल दर्पण है और उसके सामने अगर वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनता है। बाकी केसेस में मैंने आपको बताया कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है क्योंकि वास्तविक होता है तो उल्टा बनता है, लेकिन यही एक ऐसा केस है कि प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। अवतल दर्पण नज़दीक रखी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यही वजह है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह नज़दीक रखी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यह तो पहला उपयोग। दूसरा है टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो हम टॉर्च जलाते हैं घरों में, आप उस टॉर्च के अंदर देखिएगा तो एक प्याला टाइप का यानी गोल एक दर्पण लगा होता है। वह कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है। वह क्या करता है, तो एक छोटा सा बल्ब रहता है टॉर्च के अंदर। उस टॉर्च को जब हम जलाते हैं तो बल्ब जलता है और बल्ब से सारी रोशनी उस दर्पण से टकरा करके हमें एक सीधी किरण पुंज प्राप्त होती है। इस वजह से हम टॉर्च में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। वाहनों के हेडलाइट यानी गाड़ी के जो आगे में, साइड मिरर की बात नहीं हो रही है, हेडलाइट यानी जो गाड़ी के आगे में जो लाइट के लिए होता है हेडलाइट, उसमें वाहनों के यानी गाड़ियों के हेडलाइट में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आप गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें भी देखिएगा तो आपको एक प्याला जैसा गोल आकार का एक दर्पण दिखेगा, तो उसमें भी कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है। तथा सर्च लाइटों में, इन सब में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा है रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस तरह से अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर करते हैं। एक बल्ब से रोशनी डॉक्टर के सर पे बांधे हुए अवतल दर्पण में जाता है और अवतल दर्पण से सारा रोशनी एक जगह केंद्रित हो जाता है, जिससे डॉक्टर को नाक या कान या फिर दांत में देखने में आसानी होती है। अब अगला चौथा इसका उपयोग है, सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो पहला दाढ़ी बनाने के लिए हजामती दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि यह नज़दीक रखी वस्तु का सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा, टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट और सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तीसरा, रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जाँच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चौथा, सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। कल की वीडियो में हम अवतल दर्पण के सामने अलग अलग दूरी पर रखकर वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाना सीख चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। अब देखिए, यह एक उत्तल दर्पण है। हमने गोलीय दर्पण को अंदर से पेंट कर दिया तो यह उत्तल दर्पण हो गया और इसका परावर्तक सतह इस तरफ है, बाहर की ओर है और इसका फोकस यहाँ, वक्रता केंद्र यहाँ है। अब हम
वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे ध्रुव है और अनंत है, ध्रुव और अनंत के बीच रखेंगे। अवतल दर्पण में क्या था, उसका फोकस वक्ता के इस तरफ था, इसलिए हम वस्तु को अलग अलग जगहों पर रख के प्रतिबिंब बनाना सीखे थे। यानी अवतल दर्पण में हम 6 अलग अलग जगहों पर वस्तुओं को रखकर उसका प्रतिबिंब बनाना सीखे थे, लेकिन उत्तल दर्पण में बस हमें एक ही जगह वस्तु रखना है, उसका प्रतिबिंब बनाना है। तो हम वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी खड़ा कर सकते, चाहे तो यहाँ यहाँ या फिर यहाँ, कहीं भी हम वस्तु को खड़ा करेंगे। तो हमने ध्रुव और अनंत के बीच वस्तु ए बी वस्तु को यहाँ पे खड़ा किया। और पिछले वीडियो में मैं आपको 4 तरह का किरण आरेख बता चुकी हूँ, आई होप आपको याद होगा। हमें बस उसमें से 2 ही किरण आरेख लेना है। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर जब हम किरण आरेख को लेकर के जाएंगे, इसके ऊपर वाले हिस्से से, वस्तु के ऊपर वाले हिस्से से किरण आरेख निकालेंगे और मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के जाएंगे, तो दर्पण का झुकाव इस तरफ है तो परावर्तित होकर के यह जो किरण आरेख है इस तरफ परावर्तित हो जाएगी। और इस किरण आरेख को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यह फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरा किरण आरेख हम लेंगे कि वक्ता केंद्र की दिशा में जब हम आपतित करेंगे, बीच में दर्पण आ गया, यहाँ से परावर्तित होकर के उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। जब हम इस परावर्तित किरण को हम आगे बढ़ाएंगे तो यह वक्ता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये देखिए, दोनों किरण आरेख यहाँ पे मिल रही है, तो इस बिंदु और प्रधान अक्ष को एक लाइन से ड्रॉ कर देंगे। यह हमारा प्रतिबिंब बन गया, किसका, तो इस ए बी वस्तु का प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। और यह वास्तविक किरणों के मिलने से तो नहीं बना, वास्तविक किरणें तो इस तरफ परावर्तित हो गई, इस तरफ परावर्तित हो गई, तो ये तो कभी मिल नहीं सकती है। तो यह सिर्फ टूटी हुई रेखाओं से हमने दिखाया है, यानी आभासी किरणें यहाँ पे मिली है, तो इसलिए यह प्रतिबिंब आभासी बना। और जब आभासी बना तो सीधा होगा। मैंने आपको बताया था कि जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो प्रतिबिंब सीधा होता है, और वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना छोटा है, तो वस्तु से छोटा बना। प्रतिबिंब आभासी है और सीधा है तथा वस्तु से छोटा है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सदा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, क्योंकि हम वस्तु को चाहे यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे या फिर अनंत पर रखेंगे, हमेशा जो किरण आरेख है वो इधर उधर बिखर जाएंगी, तो हमें टूटी रेखाओं से दिखाना पड़ेगा, इसलिए हमेशा इसका आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो, यहाँ यहाँ कहीं भी रखी हो, उसका सदा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। किसमें, तो उत्तल दर्पण में। यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे दर्पण है, दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बना। तथा आभासी सीधा, आभासी है तो प्रतिबिंब सीधा होगा, तथा वस्तु से छोटा होता है। आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है। अब इसी प्रकार हम अन्य किरण आरेख खींचकर हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर होती जाएगी, ये जो वस्तु है जैसे जैसे दर्पण से दूर होती जाएगी, उसका प्रतिबिंब फोकस की ओर खिसकता जाएगा। प्रतिबिंब, इस वस्तु को अगर हम यहाँ पे खड़ा करेंगे तो प्रतिबिंब थोड़ा सा और फोकस के नज़दीक बनेगा। इस तरह से जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण से दूर करते जाएंगे, इसका जो ये प्रतिबिंब है फोकस की ओर खिसकता जाएगा। और जब वस्तु अनंत पर चला जाएगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बन जाएगा। जैसे कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे था तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बना था, सेम यहाँ भी जब वस्तु अनंत पर चला जाएगा, धीरे धीरे खसक कर अगर अनंत पे चला जाएगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और वह प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, और आभासी होगा तो हमेशा सीधा ही रहेगा, परंतु आकार में छोटा होता जाएगा। इसका जो प्रतिबिंब जो है वो आकार में छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर होता जाएगा, प्रतिबिंब जो है वो फोकस की ओर खिसकता जाएगा, और यह सदा आभासी रहेगा, सीधा रहेगा, लेकिन आकार में और छोटा होता जाएगा। ठीक, तो यह हमारा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बना था। हमारा अगला टॉपिक है उत्तल दर्पण के उपयोग। स्कूटर, मोटर कार, बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर तथा पीछे देखने के आईने के रूप में होता है। हम जो बाइक, स्कूटी वगैरह चलाते हैं या फिर जो भी गाड़ियां होती हैं उनमें पीछे देखने के लिए जो मिरर लगा होता है वह कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। क्यों उत्तल दर्पण हम उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में, क्योंकि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब दिखाता है। जैसे आप अगर बाइक चला रहे हैं तो पीछे से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो आप उसको कैसे देखेंगे, तो साइड मिरर के रूप में देखते हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी हमें छोटी दिखाई देती है, जिससे हम सारी गाड़ियों को देख पाते हैं कि कितनी गाड़ियाँ पीछे से आ रही है। तो हमें छोटा करके प्रतिबिंब दिखाता है, इसलिए वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है, इसलिए हम साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं।
हमारा अगला टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। आप 9th-10th क्लास में ज्योमेट्री चैप्टर पढ़े होंगे तो इस तरह का फिगर ज़रूर देखे होंगे कि बीच में मूल बिंदु होता है यानी 0,0, इस तरफ x होता है, इधर x डैश, इधर y और नीचे y डैश होता है। इधर में जो भी नंबरिंग देते हैं प्लस में देते हैं, इधर माइनस में, फिर ऊपर में प्लस में देते हैं, नीचे में माइनस में देते हैं। और सारी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाती हैं। यहाँ पे 0 होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम नंबरिंग देते हैं। फिर यहाँ पे 0, फिर इधर भी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबरिंग देते हैं। यानी इस मूल बिंदु से सारी दूरियां मापी जाती है हर तरफ की। और नीचे की दूरियां माइनस में होती है, नीचे में जो हम नंबरिंग देते हैं वो माइनस में, इस तरफ जो देते हैं माइनस में, लेकिन इस तरफ और ऊपर की ओर हम प्लस में देते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि ये ध्रुव है, ध्रुव पे एक सीधी लाइन खींचेंगे और ये प्रधान अक्ष और ये प्रधान अक्ष है ही, तो इस तरह से हमारा सेम ऐसा फिगर मिल जाता है। यहाँ भी हम सारी दूरियां ध्रुव से मापेंगे, यानी ध्रुव से इस तरफ की दूरियां मापेंगे तो वो धनात्मक होंगी। ध्रुव को हम मूल बिंदु यहाँ पे मानेंगे और ध्रुव से इस तरफ की मापी गई दूरियां धनात्मक होंगी यानी प्लस में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक में हम लेंगे और मूल बिंदु यहाँ पे है यानी ध्रुव यहाँ पे है, ध्रुव से जब हम बाईं ओर आएंगे तो इधर की दूरियां हम ऋणात्मक यानी माइनस में लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक में हम लेंगे। फिर ऊपर की ओर मापी गई दूरियां यानी मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर की दूरियां हम धनात्मक में लेंगे। और जब हम मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां मापेंगे तो उसको हम ऋणात्मक में लेंगे यानी माइनस में लेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि मुख्य अक्ष से नीचे की ओर की दूरियां ऋणात्मक में हम लेते हैं। और यहाँ पे ध्रुव हो गया, ध्रुव को हम P से दिखाते हैं और ध्रुव को हम मूल बिंदु माप लेते हैं, यानी मूल बिंदु से सारी दूरियां मापेंगे यानी ध्रुव से सारी दूरियां मापेंगे। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि दर्पण का मुख्य अक्ष x डैश को मापा गया है। यहाँ पे x और x डैश यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो है उसको प्रधान अक्ष को हम x और x डैश मान लिए है। तो मैंने पहले 1 नंबर में लिख दिया है कि दर्पण का मुख्य अक्ष x डैश को माना गया है। दूसरा पॉइंट है कि सभी दूरियां ध्रुव यानी मूल बिंदु से मापी जाती है। यहाँ पे ध्रुव है यानी मूल बिंदु है तो हम सभी दूरियां इसी मूल बिंदु से मापेंगे। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक तथा आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। यानी आपतित प्रकाश की दिशा यानी हम जब प्रकाश को आपतित करते हैं तो इस तरफ आती है, यानी जब हम मूल बिंदु से इस तरफ जाएंगे तो वो धनात्मक होगी और मूल बिंदु से जब हम इस तरफ आएंगे हम दूरी मापने, यानी आपतित प्रकाश की दिशा तो इस तरफ होती है तो हम जब आपतित प्रकाश की दिशा में दूरी मापेंगे तो वो प्लस में होगा यानी धनात्मक होगा। लेकिन आपतित प्रकाश इस दिशा में होते, लेकिन जब हम दूरियां मूल बिंदु से इस तरफ मापने आएंगे यानी आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में मापने आएंगे तो यह ऋणात्मक में हो जाएगी। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है तथा आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। जब हम इस तरफ आएंगे मापने तो वह ऋणात्मक हो जाएगी। चौथा पॉइंट मैंने लिखा है कि x डैश के ऊपर की दूरियां धनात्मक तथा नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती है। ये x डैश यानी प्रधान अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक होती है, नीचे की दूरियां ध्रुव होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने वस्तु को खड़ा किया है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे ध्रुव है, ध्रुव से मैंने एक लाइन खींचा और यह प्रधान अक्ष, इस तरह का फिगर मिल जाएगा हमें। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ध्रुव है यानी मूल बिंदु है, मूल बिंदु से हम इस तरफ आ रहे हैं x यानी आपतित प्रकाश की दिशा में मापने आ रहे हैं। तो ध्रुव और इस ये जो प्रतिबिंब बना है तो ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी मापेंगे तो इसको हम प्लस में लेंगे, क्योंकि हम ध्रुव से दाईं ओर की दूरियां दूरी मापे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बना है तो उसको हम किस में लेंगे, प्लस में। मैंने यहाँ पे लिखा है कि मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है और यहाँ पे मैं मूल बिंदु से दाईं ओर आ रही हूँ प्रतिबिंब की दूरी मापने के लिए। तो हम इस प्रतिबिंब की दूरी को हम किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। लेकिन मूल बिंदु से जब हम बाईं ओर आते हैं, हम यह मापने की वस्तु कितनी दूरी पे है तो यह
माइनस में इसकी दूरी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है कि मूल बिंदु से बाईं की ओर की दूरियाँ किस में होती है, ऋणात्मक यानी माइनस में होती है। तो हम ध्रुव और वस्तु की दूरी जब हम मापेंगे तो यह माइनस में लेंगे, और ध्रुव और इस प्रतिबिंब की दूरी मापेंगे तो हम प्लस में लेंगे। ठीक उसी तरह जब हम मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर दूरियां मापते हैं, यानी यह मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां, यानी वस्तु कितना लंबा है, अगर हम इसको मापेंगे तो हम प्लस में लेंगे, क्योंकि प्रधान अक्ष के ऊपर है। और यहाँ पे देखिए, अब इस फिगर में हम देखते हैं तो यहाँ पे ध्रुव है और यह प्रधान अक्ष है। ध्रुव पे ऐसे एक लाइन खींचेंगे, यह प्रधान अक्ष है। अब ध्रुव से हम बाईं ओर आ रहे हैं मापने प्रतिबिंब की दूरी की, प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बना है, तो हम बाईं ओर मापने आए तो प्रतिबिंब की दूरी माइनस में लेंगे। फिर वस्तु भी बाईं ओर ही है, तो हम ध्रुव से वस्तु की दूरी मापने आए तो ये भी हम माइनस में ही लेंगे, क्योंकि हम बाईं ओर ध्रुव से बाईं ओर मापने आए तो ये हम वस्तु की दूरी जो होगी वो भी माइनस में, प्रतिबिंब की दूरी होगी वो भी माइनस में। अब ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के ऊपर की दूरियां किस में होती है, प्लस में, और प्रधान अक्ष के नीचे की दूरियां माइनस में होती है। तो जब हम वस्तु को मापेंगे, वस्तु तो प्रधान अक्ष के ऊपर है कि वस्तु कितना लंबा है, तो वस्तु किस में होगा, प्लस में होगा। वस्तु को हम प्लस में लेंगे, और नीचे प्रतिबिंब देखिए प्रधान अक्ष के नीचे आ गई प्रतिबिंब, तो हम जब प्रतिबिंब की लंबाई मापेंगे तो इसको हम माइनस में लेंगे, क्योंकि प्रधान अक्ष के नीचे है। तो प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष से नीचे की ओर की दूरियां ऋणात्मक यानी माइनस में होती है, प्रधान अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक यानी प्लस में होती है। और मूल बिंदु, यहाँ पे मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक यानी प्लस में होती है, और मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक यानी माइनस में होती है, और बीच में ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। तो यह हमारा चिन्ह परिपाटी खत्म हुआ। चिन्ह परिपाटी के लिए मैंने इस फिगर को ध्यान में रखकर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद चिन्ह परिपाटी के अनुसार पहला मैंने लिखा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी धनात्मक होती है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको अवतल दर्पण का फोकस मैंने पढ़ाया है कि अवतल दर्पण का फोकस कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए, यह अवतल दर्पण है, यहाँ पे ध्रुव है, ध्रुव पे एक लाइन हम खींचेंगे, ये प्रधान अक्ष है। अब ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां किस में होती है, माइनस में होती है। तो यहाँ से यहाँ तक कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। फिर ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। तो ध्रुव से बाईं ओर है फोकस दूरी, और ध्रुव से बाईं ओर है वक्रता त्रिज्या, यानी माइनस में होगी, यानी ऋणात्मक होगी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, यानी माइनस में होती है। यहाँ पे ध्रुव है और ध्रुव से हम बाईं ओर मापने आ रहे हैं दूरी, फोकस दूरी बाईं ओर, वक्रता त्रिज्या भी बाईं ओर ही है, और बाईं ओर की दूरियां मापी गई किस में होती है, माइनस में होती है, यानी ऋणात्मक में होती है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण है, यहाँ पे ध्रुव है, ध्रुव पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये प्रधान अक्ष, और ध्रुव से दाईं ओर की दूरियां किस में होती है, धनात्मक यानी प्लस में होती है। तो फोकस इस तरफ है और वक्रता केंद्र इस तरफ है, तो यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी, फिर ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या। तो इस ध्रुव से जब हम बाईं ओर मापने आए तो इसकी फोकस दूरी किस में हो जाएगी, धनात्मक यानी प्लस में हो जाएगी। फिर वक्रता त्रिज्या इसका मापेंगे तो वक्रता त्रिज्या भी किस में होगी, प्लस में यानी धनात्मक में होगी। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी धनात्मक होती है। हमारा अगला टॉपिक है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और ये सब स्मॉल में लिखा हुआ है, ठीक। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब इसमें आपको u और v दे दिया जाएगा, f पूछा जाएगा, या फिर f u दे दिया जाएगा, आपसे v का मान पूछा जाएगा। अब ये v u f क्या है, तो देखिए ध्रुव से वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, और इसे हम u से दिखाते हैं। जैसे इस फिगर में देखें, यहाँ पे हम, यह एक उत्तल दर्पण है और इसमें मैंने प्रतिबिंब बनाया है। तो यहाँ पे ध्रुव है और यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे, और यहाँ पे ध्रुव है। तो ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी बोला जाता है, और इसे हम स्मॉल u से दिखाते हैं। मैंने आप लिखा है कि ध्रुव
से वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं और इसे हम u से दिखाते हैं। दूसरा है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं और इसे हम v से दिखाते हैं, स्मॉल v से। तो यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे प्रतिबिंब बना, तो ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी बोला जाता है और इसे हम स्मॉल v से दिखाते हैं। ठीक, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहलाती है और यह संकेत, इसको हम संकेत v से दिखाते हैं। तीसरा, ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे हम स्मॉल f से दिखाते हैं। ये ध्रुव है और ये फोकस है, हम ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी मापेंगे तो वह फोकस दूरी कहलाएगी और इसे हम स्मॉल f से दिखाते हैं। तो इस तरह से हम दर्पण सूत्र बनाते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यह दर्पण सूत्र है। अब इस दर्पण सूत्र में आपको u यानी वस्तु दूरी दे देगा, f यानी फोकस दूरी दे दिया जाएगा और आपसे v यानी प्रतिबिंब दूरी पूछा जाएगा। तो आप निकाल सकते हैं आराम से। अगर आपको v यानी प्रतिबिंब दूरी, फोकस यानी फोकस दूरी, f यानी फोकस दूरी दे दिया जाएगा और आपसे v u का मान पूछा जाएगा, तो आप u का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो इन तीनों में से आपको कोई दो चीज़ का मान दे दिया जाएगा और a का मान पूछा जाएगा, तो आप इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक, कैसे बना दर्पण सूत्र? तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम वस्तु दूरी कहते हैं और इसे हम u से दिखाते हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है, इसे हम v से दिखाते हैं। ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे हम f से दिखाते हैं और दर्पण सूत्र हमारा बन के तैयार हो जाता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और इस दर्पण सूत्र को हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि v और u का मान दिया जाएगा, f का पूछा जाएगा या फिर f u का मान दे करके v का मान पूछा जाएगा, यानी इसमें से कोई दो का मान दे करके a का मान पूछा जाएगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं तीसरे का मान। इसलिए दर्पण सूत्र आपको पढ़ना है। और एक चौथा पॉइंट मैंने लिखा है कि ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे हम कैपिटल R से दिखाते हैं। ये तो मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पे ध्रुव है और यहाँ पे वक्रता केंद्र है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं और इसे हम कैपिटल R से दिखाते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है आवर्धन। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन बोलते हैं और आवर्धन को हम स्मॉल m से दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, यह प्रतिबिंब की ऊंचाई है और यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम आवर्धन बोलते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम ऊपर लिखेंगे जिसको हम h डैश से दिखाते हैं और वस्तु की ऊंचाई को हम नीचे लिखेंगे जिसको हम स्मॉल h से दिखाते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम आवर्धन बोलते हैं और आवर्धन को हम स्मॉल m से दिखाते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम आवर्धन बोलते हैं। अब आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई दे दिया जाएगा और आवर्धन का मान निकालने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताइए प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऊंचाई देने के बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा। तो आपको कैसे पता करना होगा? पहले तो आपको आवर्धन m का मान पता करना होगा और जब हम आवर्धन का मान पता करेंगे यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर रखेंगे, वस्तु की ऊंचाई नीचे रखेंगे और अगर इसका मान माइनस में आ गया तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगर इसका मान प्लस में आ गया तो प्रतिबिंब सीधा होगा और आभासी होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कि आवर्धन m का अगर मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बन रहा होता है, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक होता है। उल्टा और वास्तविक होता है कब? जब हमारा m का मान यानी आवर्धन का मान ऋणात्मक यानी माइनस में आता है तब। लेकिन अगर इसका मान प्लस में आ गया तो क्या होगा? तो m का धनात्मक मान आभासी प्रतिबिंब इंगित करता है, यानी जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो सीधा होगा। जैसे आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से कि प्रतिबिंब की ऊंचाई
-10 है और वस्तु की ऊंचाई 10 है तो बताइए प्रतिबिंब वास्तविक है या फिर आभासी है। तो पहले तो हमें आवर्धन का मान निकालना पड़ेगा, आवर्धन यानी m का मान निकालना पड़ेगा। आवर्धन को हम स्मॉल m से दिखाते हैं। अब आवर्धन बराबर हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऊपर रखना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, -5 है तो -5 को ऊपर रख दिए और वस्तु की ऊंचाई को हमें नीचे रखना है। तो वस्तु की ऊंचाई 10 है तो हम 10 नीचे लिख दिए। 5 दूना 10 कट करके -1/2 आ गया। माइनस में आया यानी ऋणात्मक आया। और मैंने बताया अभी कि जब आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या इंगित करता है और आपको ऑप्शन दिया जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, तो ऋणात्मक जब आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो आप वास्तविक प्रतिबिंब में टिक कीजिएगा। जब आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब उल्टा होता है और वास्तविक होता है। और अगर आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 और वस्तु की ऊंचाई 2 दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि प्रतिबिंब आभासी होगा या फिर वास्तविक होगा, तो फिर से आपको आवर्धन यानी m का मान निकालना पड़ेगा। इसमें हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऊपर, वस्तु की ऊंचाई को नीचे रखना है, जैसा कि मैंने फार्मूला में आपको बताया। तो h डैश 3 है तो 3 लिखा मैंने, h कितना है 2 है तो बटा में 2 लिखा। इसका मान किस में आया, प्लस में आया, यानी इसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा। मैंने आपको अभी बताया कि जब m का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब आभासी होता है और जब आभासी होता है तो प्रतिबिंब सीधा होगा। इस तरह हमारा प्रकाश का परावर्तन खत्म हुआ और अगली वीडियो में मैं प्रकाश के परावर्तन के जितने भी ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, अति लघु, लघु है, उन सारे क्वेश्चन के आंसर का वीडियो बनाने वाली हूँ। और मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो के एंड में आपको अपने नोट्स का पिक क्लिक करके डाल दूँगी ताकि इसकी मदद से आप अपने लिए नोट्स तैयार कर सकें। तो इसका मैं एक अलग ही वीडियो बना दूँगी, आप उसे देखकर आप अपने लिए नोट्स तैयार कर सकते हो। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।